आज हमारा जो टॉपिक है वो स्पीड यानी कि चाल। अब ध्यान दीजिए कि जब कोई वस्तु गति करता है, जब कोई वस्तु गति करता है तो वह रास्ते की कुछ लंबाई तय करता है, और रास्ते की जो लंबाई तय करता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस। लेकिन एक गति करने वाली वस्तु एक गति करने वाली वस्तु यानी कि अगर वस्तु मोशन में है तो अगर हम ये जानना चाहे कि गति तेज है या मंद है तो फिर इसे हम कैसे समझेंगे? अगर हम ये समझे कि गति तेज है या फिर मंद है तो कैसे समझेंगे? इसी के लिए निकालना पड़ेगा क्या? चाल। यानी कि चाल या स्पीड, ठीक है, चाल या स्पीड वह भौतिक राशि है, चाल या स्पीड वह फिजिकल क्वांटिटी है, चाल और स्पीड वह फिजिकल क्वांटिटी है जो बतलाएगा कि गति करने वाली वस्तु तेज गति कर रही है अथवा मंद गति कर रही है। समझ गए ना बात? चाल यानी कि स्पीड वह भौतिक राशि है जिससे हमें क्या मालूम पड़ेगा कि गति तेज हो रही है अथवा मंद हो रही है। तो अगर हम स्पीड के कॉन्सेप्ट को देखें तो स्पीड का कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों कि ये बतलाना कि गतिशील वस्तु की गति तेज है या फिर मंद है। समझ गए इन बात को? स्पीड का कॉन्सेप्ट यही है कि ये बतलाना कि वस्तु की गति तेज है या मंद है। मान लीजिए प्रश्न इस तरह का आ गया कि एक गतिशील वस्तु की तेज और मंद गति की जानकारी किस भौतिक राशि से प्राप्त होती है? स्पीड से प्राप्त होती है। अब स्पीड को निकालते कैसे हैं? तो स्पीड को निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है किसको? डिस्टेंस को। डिस्टेंस आप समझ गए हैं? डिस्टेंस को समझ चुके हैं ना? तो स्पीड के लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? डिस्टेंस को। फिर ये जानना जरूरी है कि उस डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगा है। यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। तो समझ चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है? तो चाल वह भौतिक राशि है जिससे मालूम पड़ेगा कि गतिशील वस्तु की गति तेज है अथवा मंद है। चाल वह भौतिक राशि है जिससे यह पता चलेगा कि गतिशील वस्तु की गति तेज है या मंद है। निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कि हम पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार के होते हैं, स्केलर और वेक्टर, सदिश और असीध। तो स्पीड जो है दोस्तों, स्पीड जो है इसमें कोई दिशा जानने की जरूरत नहीं है। यानी कि यह आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। यह आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश भौतिक राशि है। कौन भौतिक राशि है? अदिश भौतिक राशि है। क्लियर हो गया? चाल कैसी भौतिक राशि है? अदिश भौतिक राशि है। अब आइए इसके यूनिट को समझिए। यूनिट क्या है? तो हम डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या दिए थे और समय का? तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर, ये इसका ऐसा यूनिट है। लेकिन यह इतना छोटा है कि इस्तेमाल में नहीं होता है। ज्यादातर इस्तेमाल में क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। लेकिन बहुत छोटा होने के कारण हमारे दैनिक जीवन में व्यवहार नहीं होता। इसका प्रचलित मात्रा क्या है? किलोमीटर बराबर। क्लियर हो गया? अब आइए कि हमें दो और कॉन्सेप्ट को समझना है। एक यूनिफॉर्म स्पीड
यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि इसका मतलब होता है एक समान चाल, एक समान चाल और असमान चाल, एक समान चाल और असमान चाल। एक समान चाल और असमान चाल क्या है, वैसे आप समझ रहे होंगे कि दोनों क्या है। जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरियां तय करती है, जब कोई वस्तु एक समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तब कहा जाता है कि वस्तु की चाल क्या है। मान लीजिए एक वस्तु पहला सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय किया, दूसरा सेकेंड में भी कितना दूरी तय किया, 2 मीटर दूरी तय किया, तीसरा सेकेंड में भी 2 मीटर दूरी तय किया, चौथा सेकेंड में भी 2 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, एक वस्तु है जो गति कर रहा है और पहला सेकेंड में मान लिया कितना दूरी तय किया, 2 मीटर, दूसरा सेकेंड कितना दूरी तय किया, 2 मीटर, तीसरा सेकेंड में भी 2 मीटर, चौथा सेकेंड में भी 2 मीटर। और एक दूसरी वस्तु भी है जो पहला सेकेंड मान लीजिए 2 मीटर दूरी तय किया, फिर दूसरे सेकेंड 3 मीटर दूरी तय किया, फिर तीसरे सेकेंड 1 मीटर दूरी तय किया, फिर चौथे सेकेंड 6 मीटर दूरी तय कर लिया। तो यहां पर 2 वस्तुएं हैं, एक ए और एक बी। और आपके पास जो डाटा उसमें आप क्या देख रहे कि वस्तु ए जो है समान समय अंतराल में, ये दूसरा सेकेंड है, ये दूसरा सेकेंड, यानी कि ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है। ठीक है, तो वस्तु ए जो है वह समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है कि नहीं। वस्तु ए प्रति सेकेंड कितना मीटर दूरी तय कर रहा है, लेकिन अगर वही वस्तु बी की दूरी, आप वस्तु बी के को देखें तो वस्तु बी जो है समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं कर रही है, कभी ज्यादा कर रही है तो कभी कम कर रही है तो कभी। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसके चाल को दोस्तों क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। यानी कि यहां पर ए जो है उसका स्पीड यूनिफॉर्म है, एक समान है, वही इसका स्पीड क्या है दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म है। उसका क्या है दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म है। उसका क्या है दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ध्यान दीजिए, चाल 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक समान चाल और असमान चाल। जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। और जब समान समय अंतराल में असमान तरीके से दूरी तय हो तो उसे क्या कहेंगे। अब दोस्तों, एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड का एक और मतलब होता है कि यूनिफॉर्म स्पीड में समान समय में समान दूरियां तय होती हैं, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर 1 सेकेंड में कोई 2 मीटर दूरी तय कर, फिर दूसरा सेकेंड यानी फिर अगला 1 सेकेंड में 2 मीटर दूरी तय कर रहा है और इसका चाल समान है, तो इसका मतलब होता है कि 0.1 सेकेंड में कितना दूरी तय हो रहा है, 1 मीटर दूरी का। यानी कि हर समय को हम जितना भी छोटा कर दे उसमें दूरी क्या होगी, एक समान होगी। यानी एक समान चाल है और 1 सेकेंड में दूरी 2 मीटर तय कर रहा है, तो मतलब आधा सेकेंड में उसकी दूरी कितनी होगी, फिर इसके आधा सेकेंड में इसकी दूरी कितनी होगी। यानी कि जितना भी समय छोटा करिए दूरी उसी हिसाब से कम होते जाएगा। एक समान चाल का मतलब नहीं कि पहला सेकेंड 2 मीटर दूरी तय कर लिया और दूसरा सेकेंड भी 2 मीटर दूरी तय कर लिया, लेकिन दूसरा के आधा सेकेंड में भी वो अगर 1 मीटर से ज्यादा दूरी तय किया हुआ है तो फिर भी उसे एक समान चाल नहीं माना जाएगा। तो एक समान चाल का अर्थ है कि समान समय में समान दूरियां तय हो, समान समय अंतराल में समान दूरियां तय हो, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। यानी कि यही 1 सेकेंड में 2 मीटर तय करता है और एक समान चाल है, तो इसका मतलब है कि वह आधा सेकेंड में कितना दूरी तय कर रहा है, फिर उसके आधा समय में उसका आधा दूरी तय कर रहा है। तो क्लियर हो गया, बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना है।
समझ गए बात को? अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय कर रहा है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसके चाल को हम क्या मानेंगे? समान समय अंतराल में और समान दूरियां तय हो तो उसे क्या कहेंगे? हमारे दैनिक जीवन में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है जिसमें चाल क्या हो? यूनिफॉर्म। हमारे सड़क पर जो आप बस चलते देखते हैं, बाइक चलते देखते हैं, कोई भी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहता। सारा का सारा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। यानी कि दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण कुछ भी नहीं है। सारा का सारा क्या है? नॉन। अभी आ रहे थे, जाम में फंस गया। इतना जाम रहता है कि यूनिफॉर्म मोशन बनाना समान है, नहीं समान है। तो यूनिफॉर्म मोशन तभी मिलेगा जब आप फिजिक्स में सवाल बना रहे हैं। डेली लाइफ में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। डेली लाइफ में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? इतना तक समझ गए ना? एक बार पुनः समझ लीजिए। वह भौतिक राशि जिससे ये पता चले कि गतिशील वस्तु की गति तेज है अथवा मंद है, उसे क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी गति तेज और मंद की जानकारी कौन देगा? चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? दूरी बटे चाल का सही मात्रक क्या है? प्रचलित मात्रक क्या है? और प्रचलित मात्रक किलोमीटर पर आवर, इसलिए कि एसआई मात्रक काफी छोटा है। एसआई मात्रक काफी छोटा है। चाल कैसी भौतिक राशि है? अदिश भौतिक राशि है। चाल कितने प्रकार से हम बांट सकते हैं? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। एक समान चाल और असमान चाल। एक समान चाल और एक समान चाल और समान चाल समझ चुके हैं। समान समय अंतराल में समान दूरियां तय हो, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तब उसके चाल को क्या मानेंगे? एक समान मानेंगे। समान समय अंतराल में समान दूरियां तय हो, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना, उसे क्या कहेंगे? एक समान। समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय हो तो उसे क्या कहेंगे? हमारे दैनिक जीवन में जितने भी वस्तु गतिशील है, सबकी चाल क्या होती है? यूनिफॉर्म चाल को बनाना डेली लाइफ में संभव नहीं है। क्लियर है? अब दोस्तों दो उपकरण के बारे में जान लीजिए। एक है ओडोमीटर और दूसरा है स्पीडोमीटर। ये दोनों यंत्र ऑटोमोबाइल में लगे होते हैं, यानी कि गाड़ियों में लगे होते हैं। गाड़ियों में या किसी भी ऑटोमोबाइल में दो समान यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? डिस्टेंस को मापा जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? डिस्टेंस को मापा जाता है। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? स्पीड। लेकिन ना तो ओडोमीटर ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करता है, न ही स्पीडोमीटर। अर्थात ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों में लगे ओडोमीटर डिस्टेंस का मापन किसमें करता है? किलोमीटर। जबकि एसआई मात्रक क्या है? तो ओडोमीटर में दूरी मापने के लिए एसआई मात्रक का इस्तेमाल ना होकर किसका इस्तेमाल होता है? ठीक उसी तरह स्पीड का एसआई मात्रक क्या है? लेकिन गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगे होते हैं उसमें किसका इस्तेमाल होता है? मीटर पर सेकेंड का। किसका इस्तेमाल होता है? मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? सॉरी, किलोमीटर। हाँ, एसआई मात्रक का किलोमीटर पर आवर का। तो स्पीडो गाड़ियों में वस्तुओं के गतिशील वस्तु का चाल का मापन किस यंत्र से होता है? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर चाल मापने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करता है? किलोमीटर पर आवर का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? किलोमीटर पर का इस्तेमाल करता है। उससे बाद दूरी मापने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? डिस्टेंस का। डिस्टेंस मापने के लिए यानी ना तो स्पीडोमीटर ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करता है, न ही ओडोमीटर। क्यों? तो दोनों ही मात्रक यानी कि डिस्टेंस मापने का मीटर और स्पीड मापने का मीटर पर सेकेंड दोनों काफी छोटे हैं, इसीलिए व्यवहार में। ठीक उसी तरह ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? जूल। कहीं पर भी यह इस्तेमाल नहीं होता है। ऊर्जा का सही मात्रक जूल। कहीं पर देखें जूल में ऊर्जा का मापन होता है? नहीं। हमारे घरों में किलोवाट घंटा में मापन होता है। किस में होता है? वही बात यहीं पर है दोस्तों।
SI मात्रक इतने छोटे हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं होता है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई भी प्रश्न पूछेगा आप जवाब दे दीजिएगा। आइए एक नए भौतिक राशि, नए फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं। वेलोसिटी यानी क्या? वेग। अब ध्यान दीजिए कि अगर बाजिद नहीं, अगर गतिशील वस्तु की गति मंद है या तेज है, गतिशील वस्तु की गति मंद है या तेज है, इसकी जानकारी तो आपको मिल जाएगा किससे? स्पीड से। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय। लेकिन गतिशील वस्तु की दिशा भी अगर जानना है, गतिशील वस्तु की दिशा भी अगर जानना है तो उसकी जानकारी हमें स्पीड से नहीं मिलेगी। बात को समझ रहे हैं ना कि गतिशील वस्तु की गति तेज है या मंद है, गतिशील वस्तु की गति तेज है या फिर मंद है, तो इसकी जानकारी हमें स्पीड से यानी कि चाल से मिल सकती है। लेकिन गतिशील वस्तु की गति तेज है और मंद है और किस दिशा में चल रहा है, ये तीनों जानकारी स्पीड से हमें नहीं मिल सकती। वेग वही भौतिक राशि है, वेलोसिटी वही फिजिकल क्वांटिटी है जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि गति मंद है या अथवा तेज है, और साथ साथ क्या पता चल जाएगा? दिशा, कि वह वस्तु किस दिशा में गति कर रही है। तो वेग वह भौतिक राशि है जिसमें चाल के साथ साथ यानी कि वस्तु के स्पीड के साथ साथ हमें क्या ज्ञात हो सकता है? दिशा भी ज्ञात हो सकता है। वेग वह भौतिक राशि है जिससे यह मालूम हो सकता है कि गति तेज है अथवा मंद है, और उसके साथ साथ क्या मालूम हो सकता है? तो एक भौतिक राशि जो सिर्फ यह बता रहा है कि गतिशील वस्तु तेज या मंद है तो वो स्पीड है, और अगर कोई भौतिक राशि, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ये बता रहा है कि गति तेज और मंद है और किस दिशा में है, तब वह राशि कौन है? वेग है। तो वेग का डिफिनेशन आप समझे ना, गतिशील वस्तु के दिशा के साथ साथ उसकी गति तेज है या मंद है, यह बताने के लिए कौन भौतिक राशि का इस्तेमाल किया जाता है? वेलोसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। और वेलोसिटी पर एस में लिखते हैं, एस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट यानी सॉरी वेलोसिटी पर एस में डिनोट किया जाता है, और एस बराबर होता है दी गई दिशा में, ठीक है, दी गई दिशा में तय की गई दूरी, बट तय की गई दूरी को तय की गई दूरी में लिया गया समय। और दी गई दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विस्थापन कहते हैं। और यानी कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय राइट। एक खास दी गई दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, समझ गए ना? वेलोसिटी, वेलोसिटी से हमें क्या क्या मालूम पड़ेगा? वेलोसिटी से मालूम पड़ेगा गति तेज है, मंद है, और उसके साथ साथ यानी कि चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी में वेलोसिटी एक अधिक चीज की जानकारी देता है, और वो कौन? चूंकि यह दिशा की जानकारी देता है, इसीलिए यह आपका कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। चाल दिशा की जानकारी नहीं दे रहा था, इसीलिए वो क्या था? स्केलर क्वांटिटी है। तो चाल और वेग में यही अंतर है कि वेग चाल से एक अधिक चीज की जानकारी देता है, उसके क्या मतलब होता है? दिशा। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में कभी भी वेलोसिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। करते हैं? कभी किए हैं वेलोसिटी का इस्तेमाल? लगभग हर जगह हम किसकी इस्तेमाल करते हैं? स्पीड का इस्तेमाल करते हैं।
हम अपने दैनिक जीवन में कभी भी वेलोसिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तभी होता है जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं। लगभग डेली लाइफ में हमें इस्तेमाल करना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लियर है बात? समझ रहे हैं? अब आइए दोस्तों एक चीज समझिए, जैसे कि आपको जैसे दे दिया कि वस्तु 25 मीटर पर सेकेंड के 25 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील है। की दर से क्या है? गतिशील है। एक बात ये दिया हुआ है। दूसरी बात ये दिया हुआ है कि वस्तु उत्तर की ओर 25 मीटर, वस्तु उत्तर की ओर 25 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील है। यहां पर दो सेंटेंस है। आपसे पूछेगा किसमें चाल बताया गया है, किसमें वेग बताया गया है। ये जो है इसमें क्या बताया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है? वेलोसिटी। समझ रहे हैं ना बात? कि वेलोसिटी तब हुआ जब आप क्या इंडिकेट कर दिए? दिशा इंडिकेट कर दिए। यानी दोनों में एक ही सेंटेंस है, अलग अलग तरह से बोला हुआ। लेकिन पहला कथन में हमने स्पीड को जिक्र किया है, दूसरा कथन में क्या जिक्र किया है? तो स्पीड के साथ साथ अगर हम उसमें दिशा लगा दे तो वही स्पीड क्या बन जाता है? वेलोसिटी। ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। क्या बताएं हम? स्पीड बताएं। ट्रेन अहमदाबाद की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो अब क्या बता दिया? दिशा क्लियर हो गया। किधर? तो अहमदाबाद की ओर। यहां भी दिशा क्लियर है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गतिशील है, यहां हम स्पीड बता रहे हैं ट्रेन की। लेकिन इसी सेंटेंस को इस तरह कह दे कि एक ट्रेन अहमदाबाद की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गतिशील है, तो तब हम क्या बता दिए हैं दोस्तों? वेलोसिटी बता दी। लेकिन प्रायः हम इस तरह से वेलोसिटी का जिक्र करते, यानी आम जिंदगी में डेली लाइफ में कहीं भी वेलोसिटी का इस्तेमाल होता ही नहीं है। वेलोसिटी तभी इस्तेमाल होता है दोस्तों जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, और अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? अगर बोल दे राम 10 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से भाग गया, तो क्या बताए हम? स्पीड। राम श्याम की घर की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार से, तो क्या बता दिए हैं? वेलोसिटी। दिशा क्लियर कर दिए कि राम भागा किस दिशा में, तो जिस दिशा में श्याम का घर है। अब कहिए तो दिशा तो क्लियर नहीं, दिशा क्लियर है। अब आपको मालूम नहीं कि श्याम का घर किधर है तो अलग बात है, लेकिन दिशा क्या हो गया है? क्लियर हो गया है। कोई दिक्कत? हमको नहीं लगता स्पीड और वेलोसिटी में कोई कॉन्सेप्ट आप नहीं समझे होंगे। वैसे मैथ में तो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, नहीं जी? मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा चैप्टर ही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से हम यहां पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो वो चैप्टर आप बनाइएगा, चाहिए वेलोसिटी समझिए। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसी भौतिक राशि जो सिर्फ ये बताता है कि गतिशील वस्तु की गति तेज या मंद है, तो वो क्या है? स्पीड। अगर कोई भौतिक राशि गतिशील वस्तु के गति के मंद और तेज होने के साथ साथ दिशा भी बतला दे तो उसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं जी? हवाई जहाज पटना की तरफ 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या बता रहे हैं? वेलोसिटी बता रहे हैं। क्लियर हो गया? अब कोई दिक्कत
नहीं होगा कि कहां पर वेलोसिटी है, कहां पर स्पीड है। यानी कि वेलोसिटी बतलाना है तो दिशा का जिक्र करना जरूरी है। दिशा का जिक्र नहीं हुआ है तो वो क्या हो गया है, स्पीड हो गया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार फिर से, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम इससे पहले समझे थे कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। हाँ, जीरो हो सकता है, जैसे गाड़ी चले ही नहीं तो जीरो डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी भी निगेटिव, लेकिन डिस्टेंस लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है तो स्पीड भी निगेटिव। यानी कि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, लेकिन वेग ऋणात्मक हो सकता है। अगर किसी वस्तु का स्पीड और वेलोसिटी इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु का स्पीड यानी कि चाल और वेलोसिटी इक्वल है, बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। अगर स्पीड वेलोसिटी के बराबर है तो इसका मतलब है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड वेलोसिटी के इक्वल है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का इक्वल है, दूरी विस्थापन के बराबर है। और दूरी विस्थापन के बराबर है तो गाड़ी किस रेखा पर चल रहा है, सीधी रेखा। क्लियर है कि नहीं है। यानी कि जब किसी वस्तु के चाल और वेग बराबर हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वस्तु जिस पथ पर चल रहा है वह पथ बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है। क्योंकि चाल वेग के बराबर है, चाल वेग के बराबर है तो दूरी भी विस्थापन के बराबर होगा, और दूरी विस्थापन का बराबर केवल एक ही शर्त पर हो सकता है, जब वस्तु किस पर चले, स्ट्रेट पर। क्या स्ट्रेट लाइन के बिना अतिरिक्त कोई और स्थितियां है जी दोस्तों, नहीं है। तो इस तरह से भी प्रश्न दे सकता है कि किसी वस्तु की चाल और वेग बराबर है तो उसका पथ किस प्रकार का होगा। ऑप्शन में दे देगा सरल रेखीय पथ होगा, या वृत्ताकार पथ होगा, या घुमावदार पथ होगा, या और कोई नाम दे देगा। तो क्या होगा दोस्तों, सरल रेखीय पथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। लेकिन वहीं अगर स्पीड वेलोसिटी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि पथ सीधा, इसका मतलब है कि पथ क्या है, टेढ़ा है। तो जब चाल वेग के बराबर हो तो पथ कैसा होगा, जब चाल वेग के बराबर नहीं हो तो पथ कैसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। कैसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। और अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी एक गतिशील वस्तु 2 घंटा तक गतिशील है और उसके बाद भी उसका वेग कितना है, 0 है, तो इसका मतलब है कि उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 0 है। और इसका मतलब है कि वस्तु जहां से चला था, एक मोटर कार पटना से 3 बजे खुला और शाम 7 बजे उसका वेग देखा गया तो 0 है, तो वह मोटर कार कहां पर है, पटने में है। क्योंकि वेग 0 हो गया,
इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब जहां से खुला था वहीं पर पहुंच गया, यानी मोटर कार कहां पर है, पटना में। तो अब इस तरह के घुमा फिरा कर प्रश्न देगा तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार पुनः देख लीजिए कि अगर स्पीड वेलोसिटी के बराबर है तो इसका मतलब पथ कैसा है, स्पीड वेलोसिटी के बराबर है तो पथ कैसा है, अगर स्पीड वेलोसिटी के बराबर है तो उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। कुछ समय गतिशील होने के बाद चाल कभी भी जीरो नहीं हो सकता, स्पीड कभी भी जीरो। अगर गतिशील वस्तु कुछ समय भी गतिशील रहा तो उसका स्पीड कभी भी जीरो, क्योंकि कुछ देर गतिशील रहेगा तो दूरी तो तय होगा ही होगा, दूरी तो तय होगा ही होगा। लेकिन अगर कुछ समय के बाद गतिशील रहा तो उसका वेलोसिटी जीरो हो सकता है। कैसे, तो गतिशील होने के बाद वस्तु जहां से गति करना प्रारंभ किया था वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसीलिए वेलोसिटी भी जीरो। बात समझ गए कि नहीं? एक वस्तु गति करना प्रारंभ किया और कुछ समय के बाद क्या उसका स्पीड यानी कि चाल शून्य हो सकता है? असंभव हो ही नहीं सकता। यानी वस्तु गति करना स्टार्ट कर दिया है तो कुछ समय के बाद उसका चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। लेकिन एक वस्तु गति करना प्रारंभ कर दिया है तो कुछ समय बाद उसका वेलोसिटी यानी वेग जीरो हो सकता है। और कैसे हो सकता है? तो जब वस्तु जहां से गति करना स्टार्ट किया घूम फिरकर वहीं पर पहुंच जाए तो वैसी स्थिति में उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, लेकिन उसका स्पीड जीरो। कोई दिक्कत? समझ के बात को? तो चाल और वेग में इतना ही, कोई दिक्कत यहां तक? अब इस पर आधारित सवाल पूछेगा, बनेगा ना? एक वस्तु का चाल और वेग बराबर है तो पथ कैसा है? चाल और वेग बराबर नहीं, पथ कैसा है? गतिशील वस्तु गति करना प्रारंभ कर चुकी है तो कुछ समय बाद उसका क्या चाल जीरो हो सकता है? गतिशील वस्तु गति करना प्रारंभ कर दिया है तो उसका वेग जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चाल जीरो नहीं हो सकता, वेग जीरो। अगर गतिशील वस्तु कुछ समय गति करने के बाद अगर देखा जा रहा है कि उसका वेग शून्य है तो वह उसकी स्थिति कैसी होगी? वह उसी जगह पर पहुंच गया है जहां से वह गति करना प्रारंभ। कोई दिक्कत? आइए आगे जो समझना है, क्या हो रहा है? अब क्या समझना है? स्पीड और वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? कौन सी भौतिक राशि गति तेज मंद के साथ साथ दिशा भी बतलाएगा? कौन? स्पीड ऐसी भौतिक राशि है जिससे क्या पता चलता है गति तेज है या किस स्थिति में वेग होगा, किस स्थिति में चाल होगा, पकड़ लीजिएगा ना। आइए दोस्तों त्वरण को समझिए, एक्सीलरेशन को। अब समझना है दोस्तों एक्सीलरेशन यानी कि क्या? त्वरण। अब समझिए, यहां पर दो स्थितियां हम बता रहे हैं। एक वस्तु ए है और मान लीजिए कि पहला सेकेंड उसका चाल या वेग 3 मीटर पर सेकेंड त्वरण, और वस्तु मान लीजिए सीधी रेखा पर चल रहा है। सीधी रेखा पर चल रहा है तो चाल वेग समान होगा कि नहीं होगा? तो एक वस्तु ए है जिसका चाल पहला सेकेंड कितना है? मान लीजिए उसका चाल दूसरा सेकेंड, 2 सेकेंड नहीं, आने वाला दूसरा सेकेंड में बढ़ करके 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर अगला सेकेंड यानी कि तीसरा सेकेंड उसका चाल बढ़ करके 9 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर अगला सेकेंड यानी चौथा सेकेंड उसका चाल बढ़ करके
12 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्या हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। यह एक वस्तु बी की स्थिति है, सॉरी ए की स्थिति है। मान ली बी की स्थिति है। एक वस्तु बी जिसका चाल पहला सेकेंड में देखा गया, तो पहला सेकेंड में उसका चाल जो था 20 मीटर पर सेकेंड था। दूसरा सेकेंड देखा गया तो उसका चाल 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। तीसरा सेकेंड देखा गया तो उसका चाल 16 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगला सेकेंड यानी चौथा सेकेंड देखा गया तो उसका चाल 14 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहां पर जो दो डाटा आपको दिया हुआ है वस्तु ए और बी का, तो इन दोनों को देखकर आप इतना तो कह ही सकते हैं कि वस्तु ए की चाल या वेग सीधी रेखा पर चल रहा, मानकर चलिए। इतना डाटा अगर आपको दिया गया है तो आप इससे तो यह पता लगा ही रहे हैं या देख ही रहे हैं कि वस्तु ए की चाल प्रति सेकंड क्या हो रहा है, प्रति सेकंड क्या हो रहा है, और बी का चाल प्रति सेकंड घट रहा है। जब गतिशील वस्तु की चाल या वेग प्रति सेकंड बढ़ रहा हो या प्रति सेकंड घट रहा हो, या प्रति सेकंड चाल या वेग में परिवर्तन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, या तो परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो, लेकिन जब हम परिवर्तन करते हैं तो उसमें दोनों टर्म शामिल होते हैं, या तो घट रहा होगा या। तो जब एक गतिशील वस्तु की चाल प्रति सेकंड बढ़ रहा हो या फिर गतिशील वस्तु की चाल या वेग प्रति सेकंड घट रहा हो, या जब गतिशील वस्तु की चाल या वेग प्रति सेकंड परिवर्तित हो रहा हो, तो कहा जाता है कि वस्तु की गति किस अवस्था में है, त्वरित अवस्था में, एक्सिलरेट है। त्वरित को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सिलरेट। ये एक्सिलरेशन है, अब त्वरित यह त्वरण है, और ये त्वरित हम बोल रहे हैं, अंतर है इसमें। त्वरण एक विशेष स्थिति है, लेकिन त्वरित ये दोनों स्थिति को बतला रहा है, बढ़ने वाली स्थिति को भी और घटने की वस्तु। तो आपसे कह देता है कि वस्तु की गति त्वरित अवस्था में है, तो इसका मतलब यानी कह दे कि एक बॉडी का वेलोसिटी या स्पीड एक्सिलरेट है, एक वस्तु की चाल या वेग त्वरित है, तो इसका मतलब होता है कि उसका वेग प्रति सेकंड या तो बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा। त्वरण से हमें यही पता चलता है कि वस्तु का वेग प्रति सेकंड बढ़ रहा है, और त्वरण जब घटता है ना, तब इसको हम त्वरण न कहकर क्या कहते दोस्तों, मंदन कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ध्यान दीजिए बात को, एक वस्तु की गति त्वरित अवस्था में है, एक वस्तु एक्सिलरेट मोशन में है, एक वस्तु एक्सिलरेट मोशन में है, त्वरित गति में है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वस्तु का वेग या चाल प्रति सेकंड क्या हो रहा है, या फिर घट रहा है। जब वस्तु का चाल प्रति सेकंड बढ़ रहा हो तो हम कहते हैं कि वस्तु किस अवस्था में है, त्वरण की अवस्था में है, और जब वस्तु की चाल घट रहा हो तब हम क्या कहते हैं, मंदन की अवस्था में। क्लियर हुआ? तीन शब्द यहां पर समझे, त्वरित, त्वरण और मंदन। एक्सिलरेट, एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन। मंदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तीन शब्द यहां पर, एक्सिलरेट, एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन। एक वस्तु एक्सिलरेट मोशन में है तो उसका मतलब है या तो प्रति सेकंड चाल बढ़ रहा है या तो प्रति सेकंड चाल। एक गतिशील वस्तु त्वरण की अवस्था में, एक्सिलरेशन की अवस्था में है तो उसका मतलब होता है चाल प्रति सेकंड क्या हो रहा है। एक वस्तु मंदन की अवस्था में है, रिटार्डेशन की अवस्था में है, तो इसका मतलब होता है कि चाल प्रति सेकंड क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर है? बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं ना? क्या तीनों वर्ड को समझ चुके हैं दोस्तों? एक्सिलरेट, एक्सिलरेशन, रिटार्डेशन तीनों समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं।
दिक्कत है इसमें। एक बार पुनः समझ लीजिए, जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु की, कोई भी वस्तु एक्सिलरेट मोशन में है, त्वरित गति में है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? तो त्वरित अवस्था में दोनों मतलब निकलता है, या तो प्रति सेकेंड वेग बढ़ रहा है या तो प्रति सेकेंड वेग। जब हम कहते हैं वस्तु त्वरण की अवस्था में है, एक्सीलरेशन की अवस्था में, इसका क्या मतलब निकलता है? क्या निकलता है? कि वेग प्रति सेकेंड बढ़ रहा है। अगर हम कहते हैं कि वस्तु मंदन की अवस्था में, इसका क्या मतलब निकलता है? कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए ना? अब इसको निकालेंगे कैसे? त्वरण और मंदन को निकालने का तरीका क्या है? तो त्वरण या मंदन बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन या चाल में परिवर्तन, क्योंकि सीधी रेखा पर ही चल रहा है दोस्तों, हम पहले क्लियर कर चुके हैं। वेग में परिवर्तन अब बटे परिवर्तन में लगा समय। अब वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? तो देख लेते हैं कि अंत में उसका वेग कितना है और शुरुआत किस वेग से हुआ था। ठीक है, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। जब वस्तु के अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? वेग में परिवर्तन निकल जाता है। जब वस्तु के अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को निकाल देते हैं तो क्या निकल जाता है? वेग में परिवर्तन अब बटे समय। अंतिम वेग को v में डिनोट किया जाता है और प्रारंभिक वेग को u में, समय को t में। तो a बराबर v माइनस यू बाय, इसी का मान माइनस निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मंदन। अब प्लस निकल जाएगा तो त्वरण। तो a बराबर v माइनस यू बाय टी, a बराबर v माइनस यू बाय टी। यानी कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग दिया हुआ हो और प्रारंभिक वेग को अंतिम वेग में होने में लगा समय दिया हो तो हम त्वरण या मंदन दोनों निकाल सकते। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ गए जी? अब दोस्तों एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण, और दूसरा क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी कि असमान त्वरण। जैसे आपको इससे पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं, यहां वस्तु ए की स्थिति देखिए, प्रति सेकेंड वेग वस्तु ए का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? लेकिन एक समान तरीके से या असमान तरीके से? प्रति सेकेंड वेग बढ़ रहा है, यानी हर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड का इजाफा हो रहा है ना। तो यहां पर त्वरण है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक समान त्वरण है। लेकिन यहीं पर 3 रहता, दूसरा सेकेंड उसका वेग 10 हो जाता, तीसरा सेकेंड उसका वेग 22 हो जाता, अगला सेकेंड उसका वेग 28 हो जाता, तब उसको हम क्या कहते हैं? तो त्वरण भी असमान हो सकता है और एक समान हो सकता है, और इसको हमें बतलाने का जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर प्रति सेकेंड एक समान तरीके से वेग बढ़ रहा है तब उसे हम कहेंगे कि एक समान त्वरण की स्थिति में है वस्तु। अगर प्रति सेकेंड वेग बढ़ रहा है लेकिन असमान तरीके से, कभी ज्यादा बढ़ रहा है कभी कम बढ़ रहा है, तब हम कहेंगे कि वस्तु किस स्थिति में है? असमान त्वरण में। किस स्थिति में है? क्लियर हो गया? बात को समझ गए? हमको लगता है चाल, वेग, त्वरण से कोई भी कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न आएगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी इस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। सवाल को तो हम लास्ट में हल करेंगे, पीछे न्यूमेरिकल प्रश्न है ना, उसको एक एक करके आपको हल करवाएंगे क्लास में। लेकिन यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार देख लीजिए तो नजर दौड़ा करके देखिए, ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत है? बाप रे, ऑनलाइन में तो कह रहा बारूद, बारूद का है लिख रहा है। ए अल्लाह मत कर, पढ़ने बोलिए ना। हाँ बोलिए। त्वरण, यही एक क्वेश्चन है कि त्वरण धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, इसका क्या मतलब है? त्वरण धनात्मक है तो वो त्वरण है, वास्तविक त्वरण है। त्वरण ऋणात्मक हो गया तो उसी को क्या कहते हैं?
मंदन कहते हैं। ठीक है, जैसे त्वरण निकल गया 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण है, लेकिन ये आपका क्या है, मंदन है। ये आपका धनात्मक त्वरण है, ये आपका कैसा त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण है। त्वरण धनात्मक और ऋणात्मक होने का क्या मतलब है, तो धनात्मक त्वरण धनात्मक पॉजिटिव, यही है वास्तविक त्वरण। आपको बताए थे इससे पहले a बराबर v माइनस u बाय टी। अगर इसका मान निकाले और ये निगेटिव निकल जाए तो a बराबर मान लीजिए माइनस निकल जाए तो माइनस त्वरण को ही क्या कहते हैं, मंदन। अंतर यह है कि आप इस माइनस को त्वरण लिखते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन रिटार्डेशन यानी मंदन लिख रहे तब माइनस लिखने का कोई जरूरी नहीं है। तो आप त्वरण बराबर -3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, लेकिन इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि जब मंदन लिख रहे हो तो माइनस लिखना जरूरी नहीं है, मंदन में ही माइनस इंक्लूड है। तो ऋणात्मक त्वरण का मतलब मंदन यानी रिटार्डेशन है, कोई दिक्कत। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब एक क्वेश्चन और है कि त्वरण शून्य कैसे होगा, त्वरण शून्य कैसे होगा, त्वरण शून्य कैसे होगा। अब फिर बता रहे हैं कि एक वस्तु है, ध्यान दीजिए, त्वरण शून्य कैसे होगा इसको समझ लेते हैं। पहला सेकेंड, मान लीजिए एक वस्तु का चाल पहला सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा सेकेंड 2 सेकेंड नहीं है, दूसरा सेकेंड है, ये ध्यान रखिएगा, इसका चाल 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। तीसरा सेकेंड मान लीजिए चाल 14 मीटर पर सेकेंड हो गया। चौथा सेकेंड चाल मान लीजिए 16 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक वस्तु बी है, इसका चाल मान लीजिए पहला सेकेंड 16 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा सेकेंड घट करके 14 मीटर पर सेकेंड हो गया, तीसरा सेकेंड घट करके 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, और पहला सेकेंड घट करके 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक तीसरा वस्तु सी लेते हैं जिसका चाल पहला सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, दूसरा सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड ही है, तीसरा सेकेंड भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, और चौथा सेकेंड भी 10 मीटर पर सेकेंड। यह 3 परिस्थितियां हमारे सामने में, आपके सामने 3 परिस्थितियां हैं, वस्तु ए, वस्तु बी, वस्तु सी। वस्तु ए की चाल प्रति सेकेंड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वस्तु का ए निकालिए, अंतिम वेग इसका कितना है 16 है, प्रारंभिक वेग कितना है 10 से टोटल 1 2 3 4, कितना हो गया 6/4, यानी कि 3/, यानी कि 1.5 मीटर, गड़बड़ा गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो अंतिम वेग 16 हो गया। देखिए 1 2 3 सेकेंड में हुआ। देखिए पहला सेकेंड से दूसरा सेकेंड 1 ही सेकेंड हुआ, यहां पर समय कितना होगा 3 होगा, 3 सेकेंड है। पहला सेकेंड उसका चाल 10 मीटर है, दूसरा सेकेंड तो 1 सेकेंड में कितना चाल बदला 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर टोटल समय यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड होने में 3 सेकेंड लिया है। कितना सेकेंड लिया है दोस्तों 3 सेकेंड। तो 1 मिनट, तो इस स्थिति में ए बराबर अंतिम वेग कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है, समय कितना 3, कितना हो गया 6/, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड। यहां पर वस्तु किस स्थिति में, त्वरण की स्थिति में। वहीं यहां पर निकालिए तो ये दोस्तों आपको निकल जाएगा -2 मीटर, क्योंकि माइनस निकलेगा, आपका भी कम है, आयु क्या है, तो कम में ज्यादा घटेगा, माइनस आएगा ना। लेकिन अगर आप सी को देख रहे हैं तो चाल में कोई परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर 0, यानी एक्सीलरेशन बराबर, अर्थात त्वरण 0 होने का मतलब है कि वस्तु के गति में कोई परिवर्तन
सॉरी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन। तो जब वस्तु एक समान चाल से चल रही हो, जब वस्तु एक समान वेग से चल रही हो, तो उस परिस्थिति में वस्तु का त्वरण कितना होगा? 0 होगा। यानी एक वस्तु गतिशील है और 10 सेकेंड तक उसका त्वरण 0 बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसका वेग क्या है? एक समान है। वेग क्या है? तो जब वेग एक समान रहता है ना, तब ही त्वरण क्या होता है? 0 होता है। प्रति सेकेंड वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण धनात्मक, प्रति सेकेंड वेग घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक का, और प्रति सेकेंड वेग एक ही समान हो, एक ही तरह हो, तो त्वरण 0। त्वरण धनात्मक हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक हो सकता है, त्वरण 0 हो सकता है। त्वरण धनात्मक होने का क्या मतलब है? त्वरण धनात्मक होने का क्या मतलब है? त्वरण ऋणात्मक होने का मतलब? त्वरण 0 होने का मतलब? वेग एक समान है। त्वरण धनात्मक होने का मतलब है कि वेग प्रति सेकेंड, त्वरण ऋणात्मक होने का मतलब है वेग प्रति सेकेंड, और त्वरण 0 होने का मतलब है कि वेग एक समान है। क्लियर है? और कई दिक्कत, एक बार पुनः ध्यान दीजिए, चाल वेग त्वरण में कोई दिक्कत? एक वस्तु की गति त्वरित है, इसका क्या मतलब हुआ? त्वरित का मतलब या तो वेग घट रहा है या वेग। एक वस्तु का त्वरण 0 है, इसका मतलब क्या है? वेग क्या है? एक समान है। चाल से हमें क्या मालूम चलता है कि गति मंद है या गति मंद? धीमी के साथ साथ दिशा भी जोड़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब गति के 3 नियम है, उसको समझना है। ठीक है? त्वरण को समझ गए ना? गति के 3 नियम, गति के 3 नियम, और तीनों नियम निकाला हुआ है। क्या? गति के तीनों नियम को देखिए। इसी तीनों नियम पर हमारा सारा न्यूमेरिकल बनेगा इस चैप्टर का। आइए दोस्तों समझ लीजिए, एक बार समझा देते हैं। वैसे जिनका मैथ मजबूत है उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी एक बार समझ लेते गति के 3 समीकरण को कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हालांकि परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्या पूछ ले। लेकिन सवाल जो जितने भी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, यही 3 फार्मूला का यूज करके बनेगा। तो ये जो फार्मूला है, इसमें वस्तु का चाल या वेग क्या है? एक समान है। चाल और वेग क्या है दोस्तों? एक समान है। यानी कि गति के ये तीनों फार्मूला जो निकलता है, इसमें चाल और वेग क्या है? एक समान है। अगर कहीं पर त्वरण का जिक्र हुआ है, वो भी क्या है? एक समान है। और वस्तु की गति का पथ सीधी रेखा पर है। अभी जो गति के 3 समीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं, उस समीकरण की शर्त क्या क्या है कि सारे समीकरण तब लागू होंगे जब पथ क्या हो? सीधी रेखा पर। त्वरण क्या हो? चाल और वेग भी क्या हो? एक समान हो। चाल और वेग असमान हो सकता है, सॉरी, चाल और वेग असमान हो सकता है, लेकिन त्वरण हमेशा क्या बना हुआ है? और वस्तु हमेशा सीधी रेखा पर चला। तो एक समान त्वरण से सीधी रेखा पर चल रही सीधी रेखा पर गतिशील वस्तु के गति के कितने समीकरण हमको जानना है? तीनों समीकरण में वस्तु गतिशील वस्तु का पथ क्या है दोस्तों? सीधी रेखा है। और त्वरण क्या है? एक समान है। त्वरण क्या है? एक समान है। तो पहला समीकरण तो सीधे निकल जाता है, a माइनस बी बाई यू बाई क्या होता है? यानी त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो at बराबर क्या हो जाएगा? यानी v बराबर u प्लस 80।
तो पहला समीकरण ये याद भी होगा बहुत को, तो पहला इक्वेशन क्या निकल गया, b बराबर u प्लस AT। इसको याद रखना, जहां b क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है t क्या है, तो b बराबर u प्लस AT, b बराबर u प्लस, ये फर्स्ट इक्वेशन कहलाता है। लेकिन शर्त है कि वस्तु एकदम सीधी रेखा पर है और त्वरण क्या है, अगर वस्तु सीधी रेखा पर नहीं है, त्वरण एक समान नहीं है, तब यह समीकरण लागू नहीं होगा। तब कौन लागू होगा, तब जो भी लागू होगा उसकी हमें जरूरत नहीं है। दूसरा समीकरण औसत वेग से निकलता है। औसत वेग एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बाय 2, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बाय 2, ठीक है। यानी अंतिम वेग को हम क्या लिखते हैं, प्रारंभिक वेग को क्या लिखते हैं 2। अब दोस्तों तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, औसत वेग, तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, औसत वेग गुना समय, औसत वेग गुना औसत वेग कितना निकल गया है गुना। अब दोस्तों v प्लस u बाय 2 इंटू टी। अब हम v की जगह u प्लस AT रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v बराबर कितना निकला है, तो v की जगह u प्लस AT दे देंगे बटे 2 इंटू क्या हो गया t। कोई दिक्कत है, और दूरी को s में इंडिकेट किया जाता है, दूरी को s में इंडिकेट किया जाता है। चूंकि वस्तु सीधी रेखा पर चल रहा है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं और डिस्टेंस भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये इक्वेशन उसी समय लागू होगा जब वस्तु सीधी रेखा पर गतिशील हो और उसका त्वरण जो है क्या हो, अन्य परिस्थितियों में लागू। तो इसको हम s में इंडिकेट करते हैं, s डिस्प्लेसमेंट भी है और दूरी भी है। अब क्या हो गया है 2u AT बाय 2 इंटू कितना हो गया t, कोई दिक्कत नहीं। अब t से गुना कर दीजिए 2ut प्लस AT स्क्वायर बटे 2, कोई दिक्कत है, बराबर 2u2 बाय 2 प्लस AT स्क्वायर बाय 2 लिख सकते इसको, कोई दिक्कत है। 2 क्या हो गया, कट गया, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति का क्या समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। क्लियर है, तो पहला समीकरण क्या निकल गया, v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस, जहां s डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वस्तु कब चल रहा है, सीधी रेखा पर चल रहा है। वस्तु कैसे चल रहा है दोस्तों, सीधी रेखा पर, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v बराबर u प्लस AT। अब तीसरा इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तीसरा इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर पर t का मान रखने पर निकलता है। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में t है ना, अगर इस पर t का यानी कि इस समीकरण पर t का मान रखेंगे तो हमें मोशन का कैमस समीकरण प्राप्त हो जाएगा, तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। मोशन का कैमस समीकरण प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों, a बराबर b माइनस यू बाय टी, यानी AT बराबर b माइनस यू बाय b माइनस यू हो जाएगा, यानी t बराबर b माइनस यू बाय a। t का मान निकल गया, t बराबर b माइनस यू बाय, जहां भी अंतिम वेग u प्रारंभिक वेग a क्या है, एक्सीलरेशन है, तो t बराबर b माइनस यू बाय a, t बराबर b माइनस यू बाय। क्लियर, अब इसका मान इस पर रख दीजिए, आपका तीसरा समीकरण निकल जाएगा। t का मान दोस्तों इस पर रख देते हैं। आइए t बराबर क्या निकल गया, v माइनस यू बाय, आइए रखते हैं। चलिए कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए, ut प्लस
हाफ ए टी। इस पर किसका मान रखेंगे? यही रखेंगे। आइए रख देते हैं, यू वी माइनस यू बाय ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू बाय ए का क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? आइए u से गुना करिए, यू भी माइनस यू स्क्वायर अब बटे ए, कोई दिक्कत? प्लस हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद है फॉर्मूला? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अब बट ए स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए यू भी माइनस यू स्क्वायर बट ए प्लस 1/2 ए कट गया स्क्वायर, ए कट गया जी, तो इसका मतलब हो गया 2a। सीधा इसको हटा दीजिए, ए कट गया तो प्लस भी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2ub अब बटे 2a। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत? यू भी माइनस यू स्क्वायर बटे ए और ए कट गया तो नीचे में 2a बच गया और ऊपर में बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? अब एलसीएम कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। 2a हो जाएगा तो 2u भी माइनस 2e स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub प्लस 2ub कट गया तो हो जाएगा भी स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस प्लस यू स्क्वायर माइनस अब बटे 2a। एस ने निकाल रहे हैं, एस निकाल रहे हैं ना, तो अब देखिए 2as बराबर क्या हो जाएगा? यानी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर इधर आएगा अब प्लस 2s। ये क्या मत समीकरण हो गया? निकल गया? समझ चुके हैं ना? तो गति के कितने समीकरण है दोस्तों? 3 समीकरण है। तीनों समीकरण आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो आज याद हो जाएगा। ठीक है? v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस। अब इस पर आधारित सवाल बनेंगे। ठीक है? इस पर आधारित सवाल बनेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे देखें आपके नोट में, वैसे बाद में हम करवाएंगे, पहले चैप्टर समाप्त करते हैं। लेकिन एक बात, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं। जितना भी दरोगा बना है सब दिन रात एक किया है। हम खोज रहे थे कि क्लास में जो भी लफुआगिरी करता था को दरोगा बना है कि न बना है। अब कोई न बना, उसका आता पता नहीं है। लफुआगिरी करिएगा सीधे रिजल्ट बाहर, लफुआगिरी अंदर रिजल्ट बाहर। अब बाद में अब बिहार सरकार में करिएगा कंप्यूटर ऑपरेटर। लफुआगिरी सब लफुआ सबको वही नौकरी होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो दोस्तों 7 नंबर कर कि 20 मीटर ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। लगता है सवाल 7 नंबर से अच्छा दूसरा सवाल देते, फिर भी बता रहे हैं। 20 मीटर ऊंचाई से क्या किया गया? गिराया गया। यानी कि यहां पर 20 मीटर ऊंचाई से अगर गिराया गया तो दूरी कितना तय होगा? 20 मीटर ही तय होगा। ये तो क्लियर है। यदि उसका वेग प्रति सेकंड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है, अगर वेग प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है तो त्वरण कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा कि ना? प्रति सेकंड बढ़ रहा है कितना? 10 मीटर पर सेकंड, तो उसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? तो गेंद कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगा? टी बराबर निकालना है। एक गेंद को 20 मीटर हाइट से गिराया गया, 20 मीटर हाइट से गिराया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना होगा? प्रति सेकेंड उसका वेग कितना बढ़ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड।
अगर प्रति मिनट प्रति सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है दोस्तों, तो ए बराबर कितना हो गया? ठीक यही सवाल देखिए, इससे पहले वाला सवाल, इससे पहले वाले सवाल जो हम आपको बताए थे, कहां गया? यहां देखिए, प्रति सेकेंड वेग कितना बढ़ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सीलरेशन कितना निकला था? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकला था ना। यहां पर देखिए, वस्तु ए का वेग प्रति सेकेंड कितना बढ़ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। अगर प्रति सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, तो हमें एक्सीलरेशन कितना निकला? 2 मीटर प्रति सेकेंड। वही बात इस प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड जो है 10 मीटर पर सेकेंड के दर से वेग बढ़ रहा है, तो त्वरण कितना हो गया? अब यहां पर एक बात हमें समझ लेना जरूरी है, प्रश्न बहुत को नहीं बना होगा, इसलिए कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं ना, उसका प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं? 0 मानते। प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं दोस्तों? 0 मानते हैं। और वस्तु का हमें अब क्या निकालना है? टी निकालना है। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये आपको मान, लेकिन इसमें v दिया हुआ है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। हम ये फार्मूला का यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें v नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस फार्मूला का यूज करके t निकलेगा कि निकलेगा? हमें s मालूम है, हमें u मालूम है, हमें a मालूम है, तो t मालूम होगा कि नहीं होगा? है? अगर आपको s मालूम है, अगर आपको u मालूम है, u कैसे मालूम है? तो ये क्लियर कट है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना? 0 होता है, ये मान कर चलिए। या जब कोई वस्तु विराम से गति स्टार्ट करना शुरू करता है, यानी कि जो वस्तु रुका हुआ था गति करना शुरू किया, तो भी प्रारंभिक वेग कितना? तो s कितना हो गया? u 0 है तो ut, a कितना है? t निकालना है, t निकालना है। तो 20 बराबर कितना हो गया? 5t स्क्वायर, 5 चौके 4 बराबर कितना हो गया? t बराबर 2 सेकेंड। क्लियर हो गया? तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर सवाल बन गया। इसी तरह जितना भी सवाल है ना, वो सब इसी 3 सूत्र पर बनेगा। आगे बल का एक है F बराबर एम ए, वो पढ़ने वाले हैं, बल भी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर भी कुछ फार्मूला का, लेकिन V बराबर U प्लस ए टी, V बराबर U प्लस ए टी, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। यही 4 में कोई 3 हमें मालूम रहेगा और फार्मूला से एक हमें निकालने के लिए देगा। क्या ये सवाल में कोई दिक्कत है? समझ गए कि नहीं? वैसे ये ग्रेविटेशनल का सवाल है, लेकिन इसको हम ग्रेविटेशनल रूल से नहीं बनाए हैं। क्या ये दोस्तों कोई दिक्कत है यहां तक? ऑनलाइन वाला सब बहुत गड़बड़ सर्वर बोल रहा है। ऑनलाइन वाला सब तो जब मन होता गालियों बक दिया क्या? क्या ये कोई दिक्कत? समझ गए? तो आज चाल, वेग, त्वरण, इससे घुमा फिरा कर कॉन्सेप्ट वाला जो सवाल देगा उसमें कोई दिक्कत? एक वस्तु सीधी रेखा पर चल रहा है तो उसका चाल वेग क्या होगा? समान होगा। तो क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारा टॉपिक है ग्राफ, छोड़ दें? अच्छा ठीक है छोड़ देते हैं, लेकिन एक बात समझिए, हल्ला मत करिए। ग्राफ तो ओरिजिनल ग्राफ होता है, आप पढ़े भी होंगे 9th 10th 11th 12th में ग्राफ का, लेकिन हम जो इस मोशन में ग्राफ पढ़ेंगे, हमारा ग्राफ पढ़ने का उद्देश्य है कि परीक्षा में जो प्रश्न ग्राफ से रिलेटेड आते हैं उसको सॉल्व करना। यानी ग्राफ पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको कह रहे हैं कि हम ग्राफ लेकर आइए और उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे और फिर पढ़ेंगे, नहीं। हम ग्राफ में सिर्फ इतना समझने का कोशिश करेंगे कि किस स्थिति में ग्राफ कैसे बनता है, किस स्थिति में ग्राफ
कैसे बनता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ पर चर्चा करेंगे।